दूसरा मुद्दा चुनाव में उठ खड़ा हुआ वो है जाटों के आरक्षण का। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, ऐसे समय में जब महज कुछ चंद हफ्ते बचे हुए हैं चुनाव में जाने के लिए, तो ये जाट वोट को लुभाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अगर ये वही कोशिश है तो इसमें अरविंद केजरीवाल कितने सफल हो पाएंगे, क्योंकि जाट वोट जो है करीब 18% के आसपास है, जो आंकड़े बता रहे हैं। 8 सीटों पर काफ़ी निर्णायक भूमिका निभाते हैं और इसमें से एक सीट इनका भी है जहां अरविंद केजरीवाल जहां चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, आपने ध्यान से देखा होगा तो अरविंद केजरीवाल वोट बैंक में बहुत उनके दिमाग में पूरा है कि कहां से कौन सा वोट जोड़ने का प्रयास किया जाए। तो इसलिए पुजारियों के भत्ते भी बढ़ते हैं, जाटों का आरक्षण भी बीच चुनाव में उठाया जाता है। जाटों का जहां तक सवाल है, उसके संविधान यहाँ स्थिति क्या है, कोई दावा कर रहा है कि तो है ऑलरेडी, तो वो उस हिसाब से चल रहे हैं। तो ये तो एक कोशिश उनकी जरूर है। अब सफल कितना होंगे तो चुनाव में वो जो है वो लोग बताएंगे, हमें नहीं कह सकता। चुनाव वो अच्छा लड़ रहे हैं, ये बात सही है और यही है उसका एक, ये सब जो आपने कहा वो उसके संकेत है। नंबर 1। नंबर 2, जो केजरीवाल के पक्ष में एक एडवांटेज है और जो डिसएडवांटेज है, दोनों बोलूंगा। पक्ष में जो एडवांटेज है वो ये है कि जब कांग्रेस कमजोर रह रही है या कांग्रेस के सहयोगी उसको दबा दे रहे हैं, तो जो दलित भाई और जो मुस्लिम भाई लोग हैं वो फिर जाएगा कहां, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा, उनका अपना एक रेवड़ी का महल है जो वोट बैंक में, तो ये सब जो है उनके पक्ष में जाता है। डिसएडवांटेज में क्या है? डिसएडवांटेज में एक चीज है, वो है बीजेपी की आक्रामकता। हालांकि मेरे मन में सवाल है कि बीजेपी कितनी आक्रामक है, कितनी आक्रामक। कांग्रेस आक्रामक हो सकती थी, लेकिन यहां तो ये सब आपस में दीक्षित, माकन, पृथ्वीराज, फलाना ठिकाना लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं, अभी वो आज तो देखने को मिला। देखिए, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भाजपा को देखिए और आप पार्टी को देखिए, ये दोनों ना प्रोपेगेंडा में, पब्लिसिटी में कौन ऊपर है पता ही नहीं चलता। दोनों को एक दूसरे का टेक्निक मालूम है, एक उसी तरह से लड़ते हैं। एक मोहम्मद अली है तो दूसरा माइक टाइसन है। इसमें आज कांग्रेसी कहाँ दिखता है ये नहीं पता। हमको तो लग रहा है जो अभी कांग्रेसी आज आपके यहाँ बोल रहे हैं वो वैसा बोलने वाला तब पहले देखे ही नहीं है। वो भी एकदम लड़ाकू है भाई। लेकिन कांग्रेस के पास सब समाज है, 15 साल पुराना इतिहास है, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता दिल्ली में है कहाँ, अभी कहाँ आए भाई। बिल्कुल। हालांकि जो भाजपा की आक्रामकता की बात आपने सतीश जी की ना, उसमें अब मेरा अपना छोटा सा ये अनुभव ये कहता है कि भाजपा के साथ एक अच्छी बात भी मान सकते हैं आप, इसको लोग अपने व्यक्तिगत लाइफ में भी उतारना चाहिए कि भाजपा जब भी चुनाव लड़ती है ना, वो बड़ी आक्रामक तरीके से लड़ती है। भले उसे पता हो कि हम हारने वाले हो, भले उसे पता हो जीतने वाले, कभी बिल्कुल निश्चिंत वाले मुद्रा में नहीं रहती है। चाहे आप राज्यसभा का एक छोटा सा चुनाव का उदाहरण आप ले लें, और या फिर किसी भी छोटे से उपचुनाव का उदाहरण ले लें, या फिर लोकसभा या राज्यसभा का, आक्रामकता हमेशा दिखती है। ये अपने आप में हर एड़ी चोटी का जोर लगा देती है। तो ये आक्रामकता जाहिर तो वो दिल्ली पे दिखेगी, इतने साल से बाहर हैं और दिल्ली हाँ सत्य जी कुछ कह रहे हैं आप? इसी आक्रामकता के आधार पे कह रहा हूँ। हाँ, आक्रामकता के आधार पे ही कह रहा हूँ। जो मैंने दिल्ली में देखा वो है तो आक्रामक दिख तो रही है, लेकिन कितने अंदर से है वो एक देखने लायक चीज है। इसीलिए मैंने कहा कि संघर्ष है, ऐसा नहीं कि संघर्ष नहीं है, लेकिन एडवांटेज। सज्जन जी, हाँ सज्जन जी, ये जो मराठा का जाट का जो दांव चला है अरविंद केजरीवाल ने, ये जाट का दांव, ये जाट वोटर का मामला कितना नुकसान कर पाएगा भाजपा को? लक्ष्मण जी, हमें नहीं लगता है कि जाट वोटर में बहुत ज्यादा आम आदमी पार्टी को सफलता मिलेगी, मतलब जो है उससे ज्यादा। कारण इसका यह है कि देखिए, साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं परेश वर्मा, कम से कम जाट समाज में उनकी जो छवि है या जो पकड़ है, उस स्तर का नेता अभी के तारीख में आम आदमी पार्टी के पास जाट समाज में नहीं है। क्योंकि आम आदमी पार्टी भले ही मिडिल क्लास से निकली हुई मूवमेंट वाली पार्टी थी, लेकिन आज के डेट में उसका जो स्ट्रेंथ है वो बेसिकली गरीब या जो लोअर मिडिल क्लास मतदाता है उसमें है। तो जाट समाज बहुत प्रभावित नहीं होगा। दूसरा ये है, आरक्षण का मुद्दा तो पता नहीं कैसे एक पार्टी कैसे ऐसे गलती कर सकती है। ये तो अटल जी के टाइम में एक हरियाणा को छोड़ के और राजस्थान में 2 जिलों को छोड़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पूरे राजस्थान में जाटों को ओबीसी का वो मिल चुका है। तो ये तो पहले से वो है, इसलिए वो भी काम नहीं करेगा।
तीसरी बात यह है कि परेश वर्मा जो है, कम से कम भले ही बीजेपी मेरे नजरिए में थोड़ी कमजोर है स्थानीय नेतृत्व, लेकिन परेश वर्मा जो है काफी सक्रिय रहे हैं। तो उस कारण से जाट और गुर्जर समाज, इनके बीच में इनको बहुत सफलता नहीं मिलेगी। इनको सफलता कहां मिल रही है कि अपना जो झुग्गी झोपड़ी वाली है, लोअर मिडिल क्लास वाली है, मुस्लिम मतदाता जो किसी भी सूरत में नहीं चाहता है कि बीजेपी जीते, और बाकी तमाम जो गरीब हैं और कुछ जो महिलाएं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके बीच में है। तो जहां तक जाट समाज की बात है, मुझे नहीं लगता है कि उसमें इन्हें कोई होगा। मुझे उल्टा ये लग रहा है कि इस बार मध्यम वर्ग और जो यहाँ की स्थानीय समाज, चाहे वो जाट समाज हो या गुर्जर समाज हो, उसमें बीजेपी की वोट बढ़ेगी। लेकिन जो पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में लगभग 14 से 15% का जो फासला था बीजेपी और आम आदमी पार्टी में, अब वो क्या होगा, लेकिन जरूर पता है कि इस बार वो फासला घटेगा वोट परसेंटेज में। एक चीज और भी फर्क है कि 2015 और 20 में जब हम लोगों ने ग्राउंड पे देखा, तो केजरीवाल के ऊपर कोई भी व्यक्तिगत तौर पे उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं थे, जो कि इस बार वो स्थिति नहीं है। इस बार व्यक्तिगत तौर पे भी उनपे करप्शन के आरोप है। तो 15 और 20 में उत्साह के साथ एक बड़े वर्ग ने दिया कि भाई पार्टी ये दे रहे हैं, इस बार वोट मिले भी, वो उत्साह नजर नहीं आ रहा है आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन इसमें क्लैरिफिकेशन ये है, उत्साह हो या ना हो, इसका ये मतलब नहीं है कि वो एंटी वोट हो जाएगा। इस कारण से कम जाट वाले, गुर्जर समाज वाले इन मुद्दों पे आम आदमी पार्टी होने वाला है। जी बिल्कुल, जाट वाले मुद्दे को लेकर एक बार मैं विजय शर्मा साहब के पास आऊंगा, लेकिन चूंकि हमें एक ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद आता हूं विजय शर्मा साहब आपके पास। फिर मैं जाट को लेकर एक सवाल आपसे पूछूंगा कि भाजपा के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं।